छठ पूजा बिहारियों का सबसे महापर्व, उस समय पर ट्रेन की इतनी कमी होती है कि एक एक ट्रेन के अंदर, एक एक बोगी के अंदर हजार हजार आदमी ठूस ठूस के भरे जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग परेशान होके जाते हैं और हमें नहीं पता कि कितने लोग सफोकेशन से मर जाते हैं उसमें। हम लोग अपनी चीजों को लेकर प्रायोरिटाइज ही नहीं है। हमारे लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं आपका मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है? एक और तो हमें याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो वो बुलेट ट्रेन की बहुत बात करते थे। 2014 से 2024 हम लोग बुलेट ट्रेन को अभी तक ट्रैक्स पे नहीं दौड़ा पाए, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको उसके लिए स्वप्न बहुत बड़े बड़े देखते हैं। कि लास्ट ईयर जब ओडिशा में हादसा हुआ था तो उन्होंने कवच सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ाई की थी। वो कह रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी को अब तो नैतिकता के नाते अपना इस्तीफा दे ही दिया जाना चाहिए कि जब आपके पास कवच सिस्टम है, आपको इंप्लीमेंट करना उसको आता है और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल बंगाल, ओडिशा, बिहार, ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। वहीं के ट्रैक्स पे अगर कवच सिस्टम नहीं होगा और लगातार हम वहीं से एक्सीडेंट देखेंगे तो इस बहाने को कितनी बार आपका एक्सेप्ट किया जाए। सुविधा के नाम पे अगर रेलवेज की बात करें तो कहने के लिए तो हम विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम विश्व के सबसे बदतर रेलवे स्टेशन में से एक है, रेलवे सिस्टम्स में से एक है। इस समय बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। जी हाँ, वहां एक पैसेंजर ट्रेन जो है, जो एक्सप्रेस कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी स्टेशन पर और पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि 3 बोगियां जो है वो डैमेज हुई है और उसके अलावा 8 लोगों के मरने की खबर है। लेकिन सवाल जो इसमें उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ हमारे सहयोगी है नीतीश ठाकुर, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सबसे पहला सवाल उसी पे उठता है जो उस समय का हेड होता है। इस वक्त हमारे अश्विनी वैष्णव जी मंत्रालय संभाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में पहली बार ऐसा कोई बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले लास्ट ईयर जब हमने देखा था ओडिशा में इतना बड़ा हादसा जो किसी के लिए भी बहुत शॉकिंग था। उसके बाद अभी इस वक्त सबसे ज्यादा अश्विनी वैष्णव जी को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर जब ओडिशा में हादसा हुआ था तो उन्होंने कवच सिस्टम को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ाई की थी, जबकि लास्ट ईयर भी वो कवच सिस्टम उस ट्रैक पे नहीं था जहां पे एक्सीडेंट हुआ था। इस ईयर भी यही कहा जा रहा है कि जो कवच सिस्टम है हमने इस ट्रैक पे इंस्टॉल ही नहीं किया था अभी तक। आप एक बात बताइए, सबसे छोटी सी सोचने वाली चीज ये है कि जब आपके पास कवच सिस्टम है, आपको इंप्लीमेंट करना उसको आता है और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, ओडिशा, बिहार, ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। वहीं के ट्रैक्स पे अगर कवच सिस्टम नहीं होगा और लगातार हम वहीं से एक्सीडेंट देखेंगे तो इस बहाने को कितनी बार आपका एक्सेप्ट किया जाए। दूसरी चीज, जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पे लोगों का आना जाना हुआ। लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आया कि मैं चाहती हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच करके जितनी भी संभव मदद हो वो कर सके। हर कोई अपने अपने हिसाब से बातें कह रहा है, लेकिन इसमें फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जा रही है क्योंकि सामने जो विपक्ष खड़ा है वो कह रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी को अब तो नैतिकता के नाते अपना इस्तीफा दे ही दिया जाना चाहिए। सबसे पहली गलती अश्विनी वैष्णव जी की पकड़ी जा रही है इसमें। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो जिस मालगाड़ी से टकराई थी, जो मालगाड़ी ट्रैक पे आ रही थी, उसको पहले ही सिग्नल दे दिया जा चुका था कि अब आपको गाड़ी रोक लेनी है क्योंकि आगे कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मालगाड़ी का ड्राइवर था उसने उस चीज को इग्नोर किया, वो ट्रैक पे आगे बढ़ता रहा और यही कारण है कि इतना बड़ा भीषण हादसा हुआ है। चलिए, लेकिन इस पे एक और सवाल है। आपने बताया कवच सिस्टम को लेके, लेकिन आपको नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, कहीं ना कहीं अपने प्रचार के वजह से ही अभी उनको ज्यादा दिक्कत होगी? क्योंकि कवच सिस्टम का प्रचार तो अश्विनी वैष्णव ने कर दिया था, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जो कवच सिस्टम है वो एक बहुत ही महंगा एक तंत्र है जो जिसको लगाने में काफी करोड़ों के खर्च आते हैं और वो बेहद ही लगभग कुछ 100 किलोमीटर में ही लगा हुआ है, और जबकि जो रेलवे जो ट्रैक्स हैं वो लाखों किलोमीटर की है। तो आपको लगता है कि ये प्रचार तो कर दिया है लेकिन उसको लगाना बजट में नहीं है? नहीं, बजट में कैसे नहीं है? आप एक बात देखिए, जब हम टॉप 5 मंत्रालयों की बात करते हैं तो उसमें रेलवे मंत्रालय भी प्रायोरिटी में आता है। उसके पास बजट की कमी नहीं है, ठीक है। सरकार ने तो मर्ज कर दिया, पहले रेल बजट भी अलग आता था, अब तो मिला दिया। नहीं, मिला दिया है वो अलग बात है। और दूसरी चीज हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपके पास इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कम कमा रहे हैं। अगर आप किसी भी ट्रेन में जाकर के देखिए, आपको सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। इट मींस यू आर अर्निंग वेल,
ठीक है, पैसा आप कमा रहे हैं तो आपको उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो कवच सिस्टम है ऐसा नहीं है कि अभी आया है, 2012 में ही कवच सिस्टम लाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद धीरे धीरे इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया। 2014 से 2024 आ जा चुका है, लगभग 10 साल आपको कार्यकाल में बैठे हो चुके हैं, ठीक है, और केवल कई 100 किलोमीटर में ही होना ये आपकी कहीं ना कहीं नाकामी दिखाता है। सबसे पहली चीज ये है। हाँ, हालांकि आपने इंश्योरेंस को लेकर के बहुत अच्छा काम कर रखा है, जिसको लेकर के हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 35 पैसे में रेलवे जो है वो सबसे सस्ता इंश्योरेंस कवर देता है। अगर आप कोई भी टिकट बुक करते हैं तो आपको जब आप IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करेंगे तो आपको एक इंश्योरेंस कवर का वो आता है जिसमें मात्र 35 पैसे में आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है। पहली चीज ये, तो उस चीज को लेकर के हमें ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रेलवेज को कवच सिस्टम पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें याद है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे तो वो बुलेट ट्रेन की बहुत बात करते थे। 2014 से 2024 हम लोग बुलेट ट्रेन को अभी तक ट्रैक्स पे नहीं दौड़ा पाए, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके लिए स्वप्न बहुत बड़े बड़े देखते हैं। हालांकि जबकि हमें जो हमारे जो रेलवे ट्रैक्स मौजूदा हैं उस पे हम प्रायोरिटी वे में काम ही नहीं कर पा रहे हैं, उस पे लगातार एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम उसको रोक नहीं पा रहे। आपको एक मैं छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। जापान में एक बारी ट्रेन जो है वो 8 सेकंड से लेट हुई थी। जो उस ट्रेन के ड्राइवर थे उन्होंने उस स्टेशन पे जाकर के सबके सामने झुक करके सॉरी मांगी थी। किस वजह से? क्योंकि ट्रेन 8 सेकंड लेट थी। आप मेरे साथ बिहार चलिए, आप मेरे साथ बॉम्बे चलिए, आप मेरे साथ गुजरात चलिए, आप कहीं पे भी जाएंगे और अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी कि अच्छे से अच्छी जो वंदे भारत भी है वो भी 4 से 5 मिनट का डिले हर बारी करती है। तो जब हम लोग अपनी चीजों को लेकर प्रायोरिटाइज ही नहीं है, हमारे लिए टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं आपका मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि आप तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे बात करते हैं और हकीकत में आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जी, लेकिन एक और चीज है, आपने इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरेंस की तारीफ की सरकार की, लेकिन जो 10 लाख अभी भी जो 8 लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार ने ऐलान कर दिया कि 10 लाख जितने भी मृत हैं उनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेगा और जो घायल है 50,000 मिलेगा। लेकिन क्या एक जान की कीमत 10 लाख हो सकती है? पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज ये, जिस प्रकार से हर साल कुछ ना कुछ जितनी भी घटनाएं हो रही है, जो रेल हादसे हो रहे हैं, पिछले साल 2022-23 के जो आंकड़े बताते हैं 55 बड़े रेल हादसे हुए हैं, जो रेल हादसे हैं लगभग 55 हुए हैं, और वैसे ही हर साल कभी 25 कभी 40 इस प्रकार से पिछले 10 साल में 500 के आसपास रेल हादसे हुए। अब इसमें जो 10 लाख है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेमानी सा है, क्योंकि रेल हादसे तो हो ही रहे हैं। हाँ। देखिए, इस चीज को बिल्कुल डिलाइन, अगर हम इमोशनली वे में सोचते हैं तो हमें ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि बिल्कुल एक जान की कीमत 10 लाख रुपए कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट के लिए तो बस एक डेटा बन के रह जाता है, लेकिन हकीकत में वो पूरे परिवार का चिराग है, ठीक है। बट फिर भी कहीं ना कहीं जो सरकार अपने हिसाब से, अपने वित्त के हिसाब से जो आर्थिक मदद कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है, तो इस चीज के लिए हल्का फुल्का लेकिन अप्रिशिएट किया जा सकता है। आपने डेटा की बात की, तो अगर हम 2014 से लेकर 2023-24 तक के डेटा देखें तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं डेटा कम तो हुए हैं लेकिन रुके नहीं हैं। सबसे पहले 2014-15 का डेटा क्या कहता है? 135 बड़े रेल हादसे, 2015-16 का 107 बड़े रेल हादसे, 2016-17 104, 2018-19 59 बड़े रेल हादसे, 2019-20 55 बड़े रेल हादसे, 2020-21 22 बड़े रेल हादसे, 2021-22 35 बड़े रेल हादसे, 2022-23 48 बड़े रेल हादसे। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, 2014 से लेकर 2021 तक के कार्यकाल में कम हुआ था रेल हादसा, ठीक है, लेकिन फिर 2021 से लेकर के 2024 तक का रेल हादसे फिर वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी है? क्या 2019 के बाद जब अश्विनी वैष्णव ने दोबारा से कमान संभाली तो क्या वो सुस्त पड़ गए हैं? क्या रेल मंत्रालय सुस्त पड़ गया है, या फिर अश्विनी वैष्णव या फिर रेलवेज को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया? ये सारे बहुत बड़े सवाल है जो सरकार को कहीं ना कहीं बेहद घेरते हैं। आपने जितने भी आंकड़े बताए पिछले 10 साल के, आपको लगता है कि हम एज अ नेशन, एक देश के तौर पे बुलेट ट्रेन के लिए तैयार है? देखिए, बुलेट ट्रेन के लिए हम तभी तैयार हो सकते हैं जब हमारी डोमेस्टिक ट्रेन बहुत अच्छे से काम करे। अरे मैं तो कह रहा हूं स्टेट वाइज ट्रेन को भी छोड़ दीजिए, आप डोमेस्टिक ट्रेन में चलिए। डोमेस्टिक रेलवे में आप महाराष्ट्र जाइए, वहां की हालत आपको पता है। डोमेस्टिक रेलवेज में आप दिल्ली आइए, वहां की हालत आपको पता है। और डोमेस्टिक छोड़िए, स्टेट वाइज जब रेलवेज में हम जाते हैं, छठ पूजा बिहारियों का सबसे महापर्व, उस समय पर ट्रेन की इतनी कमी होती है कि एक ट्रेन के अंदर, एक बोगी के अंदर हजार आदमी ठूस के भरे जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग परेशान होकर जाते हैं और हमें नहीं पता
पता है कि कितने लोग सफोकेशन से मर जाते हैं उसमें, ठीक है। जो मजदूर अपने स्टेट से काम करके आता है उसके लिए कोई वो नहीं। जिन भी स्टेट्स में बड़े त्योहार है, ओडिशा में अगर कोई बड़ा त्योहार है, पोंगल है, कोई सा भी त्योहार है, उस समय पे अगर कोई जो जितने भी माइग्रेंट लेबर है वो वापस जा रहे होते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं। सुविधा के नाम पे अगर रेलवेज की बात करें तो कहने के लिए तो हम विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम विश्व के सबसे बदतर रेलवे स्टेशन में से एक है, रेलवे सिस्टम्स में से एक है। चलिए जी। और एक और अंतिम सवाल आपसे कि पहले हम देखते थे कि जब बड़े रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया करते थे। क्या अब नैतिकता नहीं बची है, क्योंकि रेल हादसे तो आज भी हो रहे हैं? मैं इस मत से थोड़ा सा विपरीत सोचता हूं। मेरे हिसाब से इस्तीफा देना अपने आप को बचाना है, ठीक है, मैं जहां तक सोचता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उस पद पे बैठ करके जवाबदेही देंगे, अगर आप उस पद पे बैठ करके वहां पर जा करके कार्य करके, जैसे पिछले वर्ष अश्विनी वैष्णव ने, एक चीज को हमें अप्रिसिएशन करना पड़ेगा कि अश्विनी वैष्णव जब रेल हादसा हुआ ओडिशा में तो उन्होंने अपना 100% वहां पे पे ऑफ किया, ठीक है। उनकी हालत वो दिख रही थी, वो बाहें ऊपर करके अपने बाजुओं को मोड़ करके वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है। हाँ, उनका मंत्रालय ठीक से काम नहीं कर रहा, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रेल हादसा होने के, हाँ मैं वही कह रहा हूं, हाँ मैं वही कह रहा हूं। बट अश्विनी वैष्णव कहीं ना कहीं एक रेलवे मिनिस्टर के तौर पे जवाबदेही देने के लिए अगर उस पद पे रहते हैं और उसके बाद जो भी सवाल उनसे पूछे जाते हैं और उसके बाद वो जवाब देते हैं, तो इस्तीफा देने से बेहतर मैं ये समझता हूं कि उस व्यक्ति को कार्य करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक के बाद एक जो रेल हादसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े उन पे होंगे ही। सवाल खड़े होने तो मैं कर ही रहा हूं, सवाल तो हम सबका राइट है भाई कि सवाल खड़े किए जाए। अश्विनी वैष्णव आप काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना मुख मोड़ लेना किसी हादसे से। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, इससे पहले भी कई रेल हादसे हुए, मुझे उस टाइम के मिनिस्टर का नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, बट उस टाइम पे एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था, बंगाल का ही रेल हादसा था, वो 1990s के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। उस टाइम पे उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, तो ये तो बचना हो गया ना। आपकी जवाबदेही कहां? आपने इस्तीफा दे दिया, आप घर जाके सो गए, जवाबदेही नहीं बची आपकी इसमें। लेकिन आप वहां पर खड़े होकर के, हाँ, इस घटना को कवर अप करने के बाद मिनिस्टर अगर इस्तीफा देता है तो उसे मैं नैतिकता का इस्तीफा देता हूं, क्योंकि उसने पूरी घटना को कवर किया, उसकी जवाबदेही दी, उस घटना के ऊपर वो जो कुछ भी कर सकता था उसने किया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। मतलब मैं इसको संभालने लायक, मतलब आपका ये कहना है कि ये पूरा जब सब कुछ सेटल हो जाए तो उसके बाद इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर। हाँ, ये नहीं कि आज एक्सीडेंट हुआ और आज आप इस्तीफा दे दे रहे हैं, जैसे 1990s के टाइम पे हुआ था। जी, हम अपने दूसरे सहयोगी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि कवच सिस्टम आखिर क्या है। तो आप बताइए, कवच सिस्टम के बारे में जो इतना बातचीत अभी हो रही है वो क्या है, और क्या है जो अभी अश्विनी वैष्णव को एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे कवच सिस्टम, जो पुराने समय का वो वीडियो है, तो क्या है कवच सिस्टम, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ, सुबह जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद से ट्विटर पे ये वीडियो वायरल है, हाँ। जिसमें अश्विनी वैष्णव 2 ट्रेनें दिखाते हुए नजर आते हैं और वो कहते हैं कि यदि एक पटरी पे 2 रेलें चल रही हैं, यदि एक इधर से आ रही है किधर से, तो वो 100 मीटर के अंदर उसको कैच कर लेगा और अपना आप ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन आज ये फेल होता नजर आया, जो सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े करते नजर आता है। मैं आपको बता दूं, अगर हम बंगाल की बात करें तो ऐसा बताते हैं, बंगाल में यदि कोई मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन जाती है तो पहले पैसेंजर को छूट दी जाती है मालगाड़ी को रोक के, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल खड़ा होता है। चलिए, हाँ, तो ये थी हमारी पूरी बातचीत कि किस प्रकार से जो अभी रेल हादसा इतना बड़ा हुआ है उस पे जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हो, लालू यादव ने इस पे सवाल खड़े किए और उनका ये कहना है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से रेल हादसे बढ़ रहे हैं इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, और जिस प्रकार से कवच सिस्टम जो काफ़ी फेमस हुआ था जब अश्विनी वैष्णव ने इसकी चर्चा की थी, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आखिर उसके पीछे की क्या कमी है, क्या बजट इश्यूज है या क्या दिक्कत है जो इतने रेल हादसे बढ़ रहे हैं। तो देखते आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।